कोई वजह होगी। अरे मैं पागल थोड़ी सी हूँ तो जानबूझकर शेर के पिंजड़े में कूद जाऊं। एक गांव में शिबू नाम का एक लड़का रहता था। शिबू बहुत ही गरीब था और जब वह अकेला 17 वर्ष का था तो उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। आज तक शिबू ने सिर्फ दुख ही दुख झेला है और उसकी ज़िंदगी में सब उल्टा ही होता रहता था। उसके पिता के मरने के बाद एक बबलू सेठ ने शिबू को कहा, अरे शिबू के बच्चे, तेरे पिता ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था और वो तो बिना मुझे कर्ज वापस किए ही ऊपर चला गया। अब तू बता, मुझे कैसे पैसे वापस लौटाएगा? सेठ जी, आप तो जानते ही हो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको धन लौटा पाऊंगा? ले देकर तो मेरे पास बस एक झोपड़ी ही है जिसमें मैं रहता हूँ। आप चाहो तो वो ले लो। अरे उस झोपड़ी का मैं क्या करूँगा? अगर पैसे नहीं है तो तुझे मेरे खेत में उम्र भर काम करना पड़ेगा, तभी इसके पैसे चुकेंगे। और मैं तुझे काम करने का एक भी फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तेरे पिता ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया है, जिसे चुकाने में तो तेरी सारी उम्र गुजर जाएगी। हाँ। शिबू नादान था, इस वजह से वह बबलू सेठ की बात आसानी से मान जाता था। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से आपका कर्ज चुक जाएगा तो मुझे मंजूर है। फिर क्या था, शिबू बबलू सेठ के खेतों में मजदूरी करने लगता है। दिन भर वहाँ मजदूरी करने के बाद बबलू सेठ शिबू को सिर्फ रात का खाना ही देता था और वह भी सिर्फ 2 सूखी रोटियाँ। ये ले, इसे खाकर सो जा और कल सुबह उठकर जल्दी काम पर फिर से लग जाना। सुबह तक पैर पसारे सोते हुए मुझे दिखाई मत देना, नहीं तो तेरी खैर नहीं। जी सेठ जी। यही नहीं, बबलू सेठ शिबू को मारता पीटता भी था जैसे वह कोई जानवर हो। लेकिन हालातों के आगे शिबू भी मजबूर था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और शिबू 25 वर्ष का हो जाता है। एक दिन सुबह सुबह शिबू को उठने में जरा देरी हो जाती है तो जल्दी से बबलू सेठ के खेतों की तरफ भागने लगता है। अरे बाप रे, आज भी उठने में बड़ी देर हो गई। जल्दी से खेत पहुंचता हूँ, नहीं तो सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। अरे बाप रे, देरी हो गई, आज भी देरी हो गई। ओहो। जैसे ही शिबू खेत में पहुंचता है, वहाँ देखता है कि बबलू सेठ लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर शिबू बहुत घबरा जाता है। सेठ जी माफ कर दीजिए, आज थोड़ा उठने में देरी हो गई। जरा आइंदा कभी नहीं होगा ऐसा सेठ जी। क्या तुझे माफ कर दूं? अरे एक बार माफ करूंगा तो तू बार बार वही गलती को दोहराएगा। सजा तो तुझे मिलने ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेत में काम करूं? रुक जा, तुझे अभी मैं बताता हूँ।
तुझे इतना कहकर सेठ शिबू को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो हमेशा शिबू सेठ का मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि सेठ जी के अलावा उसका दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन आज शिबू सेठ जी को जवाब देते हुए कहता है, अब बस करिए सेठ जी, कितना पीट रहे हो। रात में आप ही ने मुझसे खेत में देर तक काम करवाया, इसीलिए मुझे घर लौटने में देरी हो गई थी और इसी कारण मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती। सेठ जी शिबू का जवाब सुनकर बौखला जाते हैं। ओह, तो तू क्या चाहता है शिबू? गलती किसकी है? मेरी? अरे तू तो अपने माँ बाप को भी खा गया और अब मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझसे ही जुबान लड़ा रहा है। जा, निकल जा मेरे खेत से बाहर। जब भूखा मरेगा तब तुझे मेरी याद आएगी और तू मेरे पास ही वापस लौट कर आएगा। चल भाग जा यहाँ से। सेठ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर शिबू की आंखों में आंसू आ जाते। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब कभी मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा, चाहे मुझे अपना गुजारा कैसे भी करना पड़े, मैं वापस नहीं आऊँगा। वह खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ भागने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वह कहाँ भाग रहा है, मगर शिबू सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ उससे छीन लिया था। यह सब सोचते हुए भूखा प्यासा शिबू एक जंगल के पास पहुंचता है और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। लेकिन तभी झाड़ियों के पास से कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे अरे ये आवाज कैसी है? कोई जंगली जानवर तो नहीं है ना? हे भगवान, अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा कि भगवान। जैसे ही शिबू झाड़ियों के पास जाता है, वह देखता है कि झाड़ियों के पीछे एक हिरन था। शिबू हिरन को प्यार से सहलाते हुए कहता है, अरे तो तुम थे, तुमने मुझे डरा ही दिया था दोस्त। हिरन के साथ कुछ देर खेलता है और फिर उछलता कूदता भाग जाता है। लेकिन तभी शिबू की नज़र सामने एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। साधु बैठकर तप कर रहे थे। शिबू को ऐसे झाड़ियों के पास खड़ा देखकर साधु मुस्कुरा देते हैं और प्यार से उसे कहते हैं, अरे क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ मेरे पास आओ। शिबू साधु के बुलाने पर उसके पास जाता है। क्या बात है बेटा, बड़ा परेशान लग रहे हो? हाँ बाबा, परेशान तो हूँ। जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। भूख और प्यास, थकान से पूरा शरीर व्याकुल है। अच्छा, तो तुम पहले उस झोपड़ी के अंदर जाओ और वहाँ कुछ फल रखे होंगे, उन्हें उठाकर लाओ। शिबू साधु की बात मान लेता है और झोपड़ी के अंदर कुछ फल उठा लाता है। साधु उसे कुछ फल लेकर बाकी फल शिबू को दे देते हैं। ये कुछ फल मेरे पास रहने दो और बाकी के फल तुम खा लो। लगता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। शिबू को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। धन्यवाद बाबा, आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया? मैंने तो बस आपसे इतना ही कहा था
कि मैं भूखा हूँ। बस यूं ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाले ने बताया है। जरा अपना हाथ तुलाना इधर। शिबू साधु की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी वह अपना एक हाथ साधु की तरफ बढ़ा देता है। शिबू का हाथ साधु बड़े ध्यान से पढ़ने लगता है। वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं की हथेली में देखा है। बेटे, तुम तो बहुत ही तकदीर वाले हो। शिबू को साधु की बात पर हंसी आ जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? क्या हुआ बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने आज तक का अपना सारा जीवन गरीबी में बिताया है बाबा। मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा पीटा, और मेरे जैसी किस्मत तो किसी की भी ना हो। और आप कहते हैं कि मेरी हाथों में महाराज योग है और मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम्हें जल्दी ही मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल में तुम्हें यहाँ से पश्चिम की ओर जाना चाहिए और यह फल अपने साथ ही ले जाओ, रास्ते में काम आएगा। फिर क्या था, शिबू साधु के दिए फल लेकर पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगता है। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है और शिबू को एक गांव दिखाई देता है। गांव देखकर शिबू को बड़ी खुशी होती है। हाँ, चलो आखिरकार गांव आ ही गया। अब मुझे कम से कम उन जंगली जानवरों के बीच में तो नहीं सोना पड़ेगा। इतना डरावना जंगल था वो, लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो मैं रात कहाँ बिताऊंगा। शिबू गांव में इधर उधर किसी काम और जगह की तलाश में भटकने लगता है। कि तभी उसे माखनलाल नाम के एक आदमी की मिठाई की दुकान पर नजर पड़ती है। माखनलाल एक बूढ़ा आदमी था और सभी ग्राहकों से बड़े प्यार से बात कर रहा था। शिबू को देखकर वो उसे कहता है, अरे क्या हुआ बेटा, कौन सी मिठाई चाहिए तुम्हें? तुम यहाँ के तो नहीं लगते हो। जी नहीं, वो मैं इस गांव का नहीं हूँ और मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। क्या मुझे आपकी दुकान में अभी कुछ काम मिलेगा? बदले में आप बस मुझे रात गुजारने के लिए थोड़ी जगह दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, तो तुम यह सब मिठाइयों के लिए डिब्बे संभालने में मेरी मदद कर दो। मैंने मेरे निकम्मे बेटे चंदन को कितना बुलाया, वह मेरी मदद करने आया ही नहीं, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ बेटा आओ। शिबू बड़े मन से माखनलाल की मदद करने लगता है। माखनलाल को भी शिबू से बात करने पर बड़ा अच्छा लगता है। रात होते ही माखनलाल शिबू को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर सिर्फ माखनलाल और उसका बेटा चंदन अकेले रहते थे। चंदन की माँ का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। अरे पिताजी,
किस भिखारी को उठा ले आए। तमीज से बात करो चंदन, यह शिबू है, आज रात यही रुकेगा। इसने आज मेरी बहुत मदद की। और तुम क्यों नहीं आए थे दुकान पे? आज कितना काम था? वो पिताजी, मैं थोड़ा व्यस्त था, इसीलिए नहीं आ सका। हाँ, मैं सब जानता हूँ तो कितना व्यस्त होगा। अरे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। खैर ये सब छोड़ो, जल्दी से खाना बना देता हूँ, रात हो गई है। अरे नहीं, रहने दीजिए, खाना मैं बना दूंगा। आपने मुझे यहाँ रुकने को दिया, वही बहुत है। वाकई तुम खाना बना दोगे? हाँ, जरूर। और देखना, आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। फिर माखनलाल और उसके बेटे चंदन के लिए स्वादिष्ट खाना बना देता है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। आओ शिबू, तुम भी बैठो, हम सब साथ में बैठकर खाते हैं। क्या, मैं आपके साथ? अरे हाँ, और क्या, आओ बैठो। शिबू जब यह देखता है कि माखनलाल उससे इतने प्यार से बात कर रहा था तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उन्हें गले लगा लेता है। अरे क्या हुआ बेटा, तुम इतने भावुक क्यों हो गए हो? वो बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझसे ऐसी बात की है, इसीलिए मन थोड़ा भावुक हो गया। चलिए अब सब साथ में भोजन करते हैं। उसके बाद वह सब साथ बैठकर भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह शिबू जल्दी उठ जाता है और सबके लिए नाश्ता भी बना देता है। आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो यह उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो। सेठ जी, उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है और चंदन सेठ को भी उठा दीजिए। वाह, क्या खुशबू है चाय की। वाह, अरे तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया शिबू। अरे ऐसा तो सिर्फ मेरी पत्नी ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी। तूने तो आज मुझे उसकी याद ही दिला दी। और हाँ, यह क्या सेठ लगा रखा है। एक काम कर, तू मुझे चाचा कह के बुलाया कर। हाँ। माखनलाल की यह बात सुनकर शिबू को बहुत अच्छा लगता है। वह खुशी से कहता है, हाँ ठीक है माखन चाचा। अरे चंदन, अरे उठ भी जा, देख शिबू ने कितना अच्छा नाश्ता बनाया है। खुशबू से सारा घर महक उठा है। अरे देख तो, उठ जा। माखनलाल के कहने पर चंदन उठ जाता है। तीनों नाश्ता करने बैठे ही थे कि उन्हें बाहर से ढोल बजने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज है माखन चाचा? अरे बेटा, लगता है महल के सैनिक गांव वालों के लिए कोई संदेशा लाए हैं। इसी तरह ढोल बजाकर सबको बुलाते हैं। चलो हम भी चलकर देखते हैं क्या संदेशा है। माखनलाल और शिबू बाहर जाकर देखते हैं तो वाकई महाराज के महल के कुछ सैनिक जो जोर जोर से ढोल बजाकर सबको बुला रहे थे। जब सब गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं तो एक सैनिक बोलता है, सुनो गांव वालों, राजकुमारी फूलमती के विवाह के लिए उचित वर ढूंढा जा रहा है। जो भी गांव वाला
उसकी एक खतरनाक शर्त को पूरी करेगा, महाराज उसका विवाह राजकुमारी फूलमती से करा देंगे और उसे राज्य भी सौंप दिया जाएगा। आप में से जो भी राजकुमारी की शर्त को पूरा करेगा वह कल सुबह महल में पहुंच जाए। सैनिक की ऐसी बात सुनकर गांव वाले में तो अफरा तफरी ही फैल जाती है। कई नौजवान राजकुमार बनने की लालच में राजकुमारी की शर्त पूरी करने का फैसला कर लेते हैं, जबकि उन्हें यह तक नहीं पता था कि राजकुमारी की शर्त थी क्या। बताओ, सभी लोग अब राजकुमारी की शर्त को पूरा करने का सपना देख रहे थे। जाने वह कौन खुशनसीब होगा जिसकी तकदीर बदल जाएगी। जब माखनलाल यह सब सुनता है तो वह अब भी अपने बेटे से कहता है, चंदन, अरे क्यों ना तू कल महल में जाकर एक बार अपनी किस्मत आजमा ही ले। हालांकि बहुत मुश्किल है, पर क्या पता तुझे पसंद ही कर ले। ठीक है बेटा जी, मैं कल चला जाऊंगा। क्या मालूम राजकुमारी मुझे देखते ही अपना शर्त वर्त भूल जाए और मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाए। आपको मुझ जैसा नौजवान पर फिदा हो जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है। हाँ, ख्याली पुलाव पकाना तो कोई तुमसे सीखे बेटा। असल जीवन में बिना कठिन परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलता, समझे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने जीवन से यही सीखा है चाचा। अरे हाँ, तो शिबू, तुम भी कल इसके साथ महल में चले जाना। क्या पता तुम्हारा ही भाग्य चमक जाए या फिर तुम्हें वहां कोई नौकरी ही मिल जाए। माखन चाचा, मुझे अपनी किस्मत पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कहाँ राजकुमारी और कहाँ मैं। लेकिन हाँ, शायद मुझे वहाँ कोई नौकरी भी मिल जाए। अगले दिन शिबू चंदन के साथ महल जाने के लिए निकल जाता है। वह देखता है कि गांव के कई लोग महल की तरफ जा रहे थे, क्योंकि सबके मन में राजकुमारी से विवाह करने का लालच था। देख रहे हो शिबू, इतनी भीड़ महल की तरफ तेजी के साथ चली जा रही है। हर एक आदमी के मन में बस राजकुमारी का ही ख्याल चल रहा है कि वो कैसे उसे पा ले। हाँ, देखो किसकी किस्मत चमकेगी आज। थोड़ा चलने के बाद सभी गांव वाले की सभा में पहुंच जाते हैं। वहां पर महाराज महारानी अपनी बेटी यानी राजकुमारी फूलमती के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही गांव वाले और साथ साथ दूसरे राज्यों के कई लोग उपस्थित हो जाते हैं, राजकुमारी कहती है, आप सबने मेरे महल के पालतू शेर के बारे में तो सुना ही होगा। इस पूरे राज्य में क्या तो आप आसपास के सभी राज्यों में सबसे खूंखार है। आप में से जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है उसे हमारे शेर से लड़ना होगा और उसे हराना होगा, लेकिन ध्यान रहे एक खरोच तक नहीं लगनी चाहिए। आपको उसे इस तरह हराना होगा और अपने बस में करना होगा जिससे वह खुद बखुद आपके सामने अपने घुटने पर बैठ जाए।
जैसे ही सभा में उपस्थित सभी लोग राजकुमारी की ऐसी शर्त सुनते हैं तो आधी सभा तो अपने आप ही खाली हो जाती है। कई गांव वाले और राजकुमार तो अपने घर वापस लौट जाते हैं। चंदन भी डर के मारे वापस लौटने लगता है, लेकिन शिबू उसे रोक लेता है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपको एक बार कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। राजकुमारी जरूर ऐसी शर्त रखने के पीछे कोई वजह होगी। अरे मैं पागल थोड़ी से हूँ तो जानबूझकर शेर के पिंजरे में कूद जाऊं। शिबू और चंदन भीड़ में काफी पीछे खड़े थे, इसलिए उन्हें राजकुमारी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। देखा आपने पिताजी, आधे से ज्यादा तो मेरी शर्त सुनते ही भाग गए और अब यह जो बचे हैं यह शेर को देखकर भाग जाएंगे। बेटी, तुमने रखी भी तो ऐसी शर्त है, लगता है कि तुम्हें विवाह ही नहीं करना है। लेकिन चलो, हम इन्हें शेर के पिंजरे के पास ले चलते हैं। क्या पता इनमें से कोई तुम्हारा होने वाला राजकुमार ही हो। यह नामुमकिन है पिताजी, ऐसा कोई वीर आज तक इस धरती पर जन्मा ही नहीं है। लेकिन जैसे ही सभा खाली होने लगती है, राजकुमारी फूलमती दिखाई देती है। वह इतनी खूबसूरत थी कि शिबू उसे देखते ही मोहित हो जाता है, लेकिन चंदन उसका हाथ छुड़ाकर बाकी लोगों के साथ बाहर चला जाता है। अब सभा में कुछ गिने चुने ही लोग रह जाते हैं। जो लोग बचे थे उन्हें लेकर सैनिक महल के बगीचे में ले जाते हैं। वहीं पर एक बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ था, जिसके अंदर एक शेर कैद था। इतना बड़ा शेर देखकर कुछ लोगों की तो सिटी पिटी गुम हो जाती है, मगर शिबू की नज़र तो राजकुमारी से हट ही नहीं रही थी। जैसे ही लोगों के सामने शेर आता है, जो बचे कुचे राजकुमार और गांव वाले थे वह भी भाग जाते हैं और अब सिर्फ शिबू ही अकेला बच गया था। शिबू को अभी भी वह खड़ा देखकर राजकुमारी जी चौंक जाती है। अरे तो तुम गए नहीं, लगता है कि तुम्हें अपने जीवन से कोई खास लगाव नहीं है। नहीं राजकुमारी जी, मुझे इस शेर से एक बार तो लड़ना ही है और आपकी शर्त पूरी करनी है। और जहाँ तक रही मेरी जीवन की बात, तो मेरे जीवन में कोई ऐसा है ही नहीं। मेरे पास अब खोने को है ही क्या। वैसे भी मेरी पूरी जिंदगी इतनी खराब बीती है और कौन ही मेरा घर पर इंतज़ार कर रहा होगा। इसीलिए मैं एक बार यह शर्त पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या पता सचमुच मेरा भाग्य ही चमक जाए। क्या वाकई? ठीक है, फिर जाओ उस शेर के पिंजरे में और आजमा लो अपनी तकदीर को। कुछ सैनिक जल्दी से पिंजरा खोल देते हैं और शिबू अंदर चला जाता है। अंदर शेर गुस्से में शिबू को देखकर दहाड़ रहा था। शिबू पहले तो उसे देखकर डर जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं खोता। शायद राजकुमारी की वो शर्त पूरी करने के लिए मुझे इस शेर से लड़ने की जरूरत ही नहीं। मैं इसे शांत करा के भी तो
घुटने के बल ला सकता हूँ। हाँ, तभी शिवू देखता है कि शेर के पैरों में चोट लगी है और वहाँ से खून भी निकल रहा था, इसलिए शेर और ज़्यादा गुस्से में था। यह देखकर शिवू सब कुछ समझ जाता है। अरे ये चोट कैसी? अभी तक तो किसी ने इस शेर से लड़ाई भी नहीं की। इसका मतलब यह कोई पालतू शेर नहीं है, बल्कि जंगली शेर है। इसे पकड़कर हाल ही में लाया गया है। मुझे इसे जल्दी से शांत कर देना चाहिए। शांत हो जाओ मेरे दोस्त, शांत हो जाओ। तभी शेर गुस्से में शिवू के ऊपर झपट्टा मारता है, लेकिन शिवू वहाँ से हट जाता है और शेर को ऊपर से दबोच लेता है। उसके बाद शिवू शेर को सहलाने लगता है। अभी सब ठीक हो जाएगा। मैं और तुम बिल्कुल एक जैसे ही हैं। मुझे अपना समझकर शांत हो जाओ मेरे दोस्त। शेर शिवू को अपने ऊपर से गिरा देता है और फिर से उस पर झपट्टा मार देता है, लेकिन इस बार भी शिवू शेर की पकड़ से बच जाता है और वह शेर को पीछे से पकड़कर सहलाने लगता है। शिवू के ऐसा करने से वाकई शेर शांत होने लगता है। शिवू की यह बात सुनकर शेर सचमुच शांत हो जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है, जैसे मानो वह शिवू की बात समझ गया हो और उसे भी अपने घर वापस जाना हो। शिवू अपने कुर्ते का थोड़ा सा कपड़ा फाड़ता है और उसे शेर की चोट पर लगा देता है। यह नज़ारा देखकर राजकुमारी और महाराज दोनों की हैरान थे। बेटी, इस लड़के ने तो तुम्हारी शर्त वाकई में पूरी कर ही दी। अब तुम क्या कहना चाहोगी? हाँ पिताजी, क्योंकि वह सिर्फ हिम्मत वाला और बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि यह मेरी तरह जानवरों के दर्द को भी समझता है। सिपाहियों, उसे पिंजरे से बाहर निकालो और शेर की मरहम पट्टी करके उसे उसके जंगल वापस छोड़ दो। सिपाही ऐसा ही करते हैं। जैसे ही शिवू को निकालकर राजकुमारी के पास लाते हैं, शिवू राजकुमारी से एक सवाल करता है। राजकुमारी जी, यह शेर पालतू नहीं था, जंगली था और इसे पहले से चोट लगी हुई थी, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि यह पालतू है और आपने ऐसी शर्त क्यों रखी? वो इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं शिकार के लिए जंगल गई थी। वहाँ मैंने देखा कि ये शेर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। मैं इसकी देख-रेख के लिए इसे महल लेकर आई, लेकिन यह अपने परिवार से दूर होने की वजह से बहुत गुस्से में था। उसी वक्त मेरे पिताजी मुझसे विवाह करने की जिद कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं ऐसी शर्त रखूं जिससे पिताजी भी। नहीं राजकुमारी जी, लेकिन आप इस शर्त से बंधित नहीं हैं। अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी तो आप ना करें। मैं आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा। वैसे भी मैं तो यहाँ सिर्फ काम की तलाश में आया था। शिवू की यह बात सुनकर राजकुमारी मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अपने पति में जो खूबियाँ चाहिए थी वह सब आप में ही है, इसलिए मैं आपसे खुद विवाह करना चाहती हूँ। सही कहा राजकुमारी ने। अब उसका विवाह
हम धूमधाम से कराएंगे और आप ही हमारे राज्य के नए महाराज हैं। फिर क्या था, राजकुमारी फूलमती का विवाह धूमधाम से शिबू के साथ हो जाता है। यह खबर सुनकर शिबू का पुराना मालिक बबलू सेठ का तो सिर ही चकरा जाता है और शिबू के माखनलाल चाचा तो बड़े खुश हो जाते हैं। शिबू राज्य का नया राजकुमार बन जाता है और राजकुमारी के साथ मिलकर राज्य चलाने लगता है। उसे साधु की बात याद आती है और उसे सचमुच लगने लगता है कि वह बहुत तकदीर वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।